आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। चलिए बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके प्लस साइंस का जो क्विज़ मैंने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखिए। ये पार्ट 2 है, इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कराया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है व्यापम के नज़रिए से, क्योंकि व्यापम जो है क्वेश्चंस बहुत ही अलग प्रकार से आजकल पूछ रहा है, तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे लगा लेना है। तो जितने भी हो सकेंगे जल्द से जल्द मैं प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं ब्रजेश सिंह आपको आज ये वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग 30 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा पार्ट 2 के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भारत में निम्नलिखित से किस राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार राष्ट्रपति शासन लगा रहा है? तो देखिए, पंजाब है ऑप्शन में, जम्मू कश्मीर है ऑप्शन में, पुडुचेरी है और मध्य प्रदेश है। देखिए इसका आंसर है जे एंड के। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि कब तक, कितने समय तक के लिए लगा हुआ था। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसको आप ढूंढिए, क्योंकि आप खोजेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो इसको आप फाइंड कीजिए, नेट से फाइंड कीजिए, बुक में फाइंड कीजिए, कैसे भी करके फाइंड करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कितने समय तक के लिए ये लगा था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई या सरदार पटेल? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो जो है आपके प्रधानमंत्री बने नहीं थे, तो राष्ट्रपति बने थे और लगातार 2 साल 52 से 62 तक। कब? 1952 से 1962 तक कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति थे। गुलजारी लाल नंदा, तो राइट आंसर आपका यही है। गुलजारी लाल नंदा जी जो है, ये जो है 2 बार आपके नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री के पद पर, तो इनको याद रखना है आपको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आई थिंक ये तो लगभग सभी को याद होगा, लूसेंट का ही क्वेश्चन है ये, कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का सुचेता कृपलानी। बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ऑप्शन है 25 वर्ष, 21 वर्ष और 35 वर्ष। तो देखिए आपका 21 ईयर और 35 ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो होगा नहीं आंसर। अब बचा 25 और 30। तो राज्यसभा, राज्यसभा जो है इसके लिए आपका 30 ईयर्स का जरूरी होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स। और देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति हो गया, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और वो जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ये हो गया आपका। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मवेशी को डैश के कारण पैर और मुख में रोग से प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि जो मवेशी हैं, कैटल हैं, उनको क्या होता है कि कुछ रोग हो जाते हैं, जो पैरों में हो जाता है, मुंह में हो जाता है। तो वो किससे होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कवक से होता है, वायरस से होता है, जीवाणु से होता है या सलीका जंतु से होता है, अमीबा से। ठीक, तो फंगी, वायरस, बैक्टीरिया किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। ये वायरस से होता है। देखिए, तो वायरस से बहुत चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में भी, यानी कि मनुष्य के शरीर में भी वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक, तो ये आपको याद रख, जैसे मलेरिया है तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन ये वायरस से नहीं होता। ठीक, ये जो है परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के द्वारा काटने पे होता है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि कौन से क्या होते हैं। तो जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपकी वायरस से होती है। तो इसका जो मैं एक आपको वीडियो बना के डाल दूंगा कि वायरस से होने वाली बीमारियां और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां और कवक से होने वाली बीमारियां, तीनों का वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा ट्रैक के साथ, तो वो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक को मतलब एक है, क्या है? तो वो है एक सेंट्रल बैंक, आपका बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक, या फिर फादर्स ऑफ बैंक भी बोला जाता है इसको। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि ये मतलब कौन सी कमेटी के तहत बनाया गया था। तो ये जो था हिल्टन यंग कमीशन आया था 1934 में, उसके तहत जो है इसको बनाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए मैं बता देता हूँ, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में हुआ था। और ठीक 1949 में हुआ था, और 1900 जो है 34 में कमेटी बनी थी, हिल्टन आयोग, हिल्टन कमेटी। उसके तहत रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक बैंकों का बैंक भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सेंट्रल बैंक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अमरकंटक, अमरकंटक को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अमरकंटक जो है, अब इसको तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। देखिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है आपका अमरकंटक से, सोन नदी भी जो है अमरकंटक से निकलती है। और वहाँ पे बहुत ही आपके पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं। नदियों का उद्गम स्थल है, नदियों को हम माता का दर्जा देते हैं, उनको पूजते हैं, भगवान का दर्जा है, इसलिए उसको जो है तीर्थराज की उपाधि हमने दी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपका नीमच, मंदसौर, राजगढ़ और टीकमगढ़। तो देखिए इसका आंसर है आपका मंदसौर। अब इसको याद कैसे रहेंगे? हिंगलाजगढ़, ठीक, तो हींग है, ठीक, तो इसको हम हींग से याद करेंगे। हींग, हींग को अगर आप किसी के पेड़ में वगैरह में रख देते हो तो वो सूखता जाता है धीरे धीरे, मंद मंद, धीरे धीरे। तो मंद मंद करके सूखेगा। जब किसी हींग को, यानी हींग, हींग जो होता है ना, खाने वाला हींग होता है, तो उसको आप किसी पेड़ में डाल दोगे। अब पेड़ में कैसे डालोगे? तो पेड़ में ये होता है कि थोड़ा सा आपने उसको होल किया और उसमें डाल दिया। तो हींग जो है बहुत गर्म होता है, वो धीरे धीरे पेड़ को सुखा देता है। तो उससे क्या होगा? मंद गति से वो सूखेगा। ठीक, मंद सौर, मंद गति से, सौर यानी देखिए सौर ऊर्जा, गर्म भी होगा, तो मंद सौर। तो यहाँ पे हिंगलाजगढ़ मंदसौर से रिलेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कुछ रिलेट करना पड़ेगा। देखिए एकदम सिंपल सा फंडा है चीज़ों को याद रखने का, कि आप चीज़ों को जो है रिलेट करते रहिए आपस में। आप रिलेट करोगे, याद होता रहेगा। दोस्तों से पूछिए, जैसे आपने ये वीडियो देखा, अपने दोस्त से पूछ लीजिए, यही क्वेश्चन पूरे अपने दोस्त से रिपीट कर लीजिए। अगर उसको आंसर याद होंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे, और नहीं तो उसको भी याद हो जाएंगे। वो आपको आंसर देगा तो आपको डबल याद होगा, और नहीं तो आप उसको बताओगे तो याद हो जाएगा। फिर आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, उसको भी वीडियो दिखाइए। तो ऐसे करके आपको याद होगा। एक दूसरे से पूछते रहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी चीज़ को याद करना, आप जो पढ़ो दूसरे को पढ़ा दो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दो धातु कौन सी जिन्हें छुरी से काटा जा सकता है? ठीक, यानी कि चाकू से आप किसको काट सकते हो? धातु। सबसे पहले तो क्वेश्चन आ गया कि धातु। अब धातु को हम चाकू से कैसे काटें? देखिए अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आप इजिली डिफाइन कर लोगे। कैसे? एल्यूमिनियम और लोहा। तो भाई आपने देखा लोहा, लोहा को कैसे काट दोगे? चाकू से। लोहा को कैसे चाकू से काट दोगे? हेक्सा ब्लेड लाना पड़ेगा और उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम भी चाकू से आपका नहीं कटेगा इजीली। ऑप्शन बी को अभी हम छोड़ते हैं। बात करते हैं हम कॉपर की। तो कॉपर और जस्ता, तांबे को क्या काट सकते हो आप चाकू से? नहीं काट सकते। जस्ता यानी कि जिंक, जिंक की प्लेट आपने देखी है, घर जो बैटरी वगैरह में रहती है, उसको आप क्या काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। चांदी और सोना, कभी आजमा के देखिएगा। पायल, मोटी पायल, उसको क्या चाकू से काट सकते हो इजीली? नहीं काट सकते। सोना, उसको काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते। तो तीन ऑप्शन तो आपने इजीली कट कर लिए, तो बचा कौन सा ऑप्शन? भी सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिन्हें आप इजीली जो है कट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि मान लो आपको ऑप्शन नहीं पता, आंसर नहीं पता, तो ऑप्शन से आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपका सोडियम और पोटेशियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दाब यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर की क्या है? एस आई यूनिट क्या है? ठीक है, एस आई यूनिट क्या होती है? तो इसकी एस आई यूनिट होती है आपकी पास्कल। वेरी इजी, पास्कल आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन
इसके संचयन के कारण होता है। अब देखिए हिंदी में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। मैं आपको इस क्वेश्चन का ईज़ी वे बताता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, कोई ज़्यादा काम कर लेते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने कभी जिम नहीं किया और आप गए और आपने जिम कर लिया, एक्सरसाइज़ कर ली ज़्यादा। तो अब क्या होता है जैसे दूसरे दिन हमारा मसल बहुत पेन करता है। तो वो यही पूछ रहा है कि कोई गंभीर अभ्यास यानी कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद दूसरे दिन जो हमारा मसल पेन होता है वो किस कारण से होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जैसे जिम गए, आपने ज़्यादा मेहनत कर ली, आपने बाइसेप्स के जो है एक्सरसाइज़ कर ली, डंबल ज़्यादा मार लिए, तो कल होके आपका हाथ जो है मूवमेंट करने में भी दिक्कत होगी और नस जो है खिंच जाएगी, दुखेगी। तो वो किसके जमाव से होता है, वो ये पूछ रहा है। ऑप्शन है अल्कोहल, तो देखिए अल्कोहल तो होगा नहीं, अल्कोहल जब तक आप पियोगे नहीं कैसे आएगा अल्कोहल, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो तो एक गैस है, वो जमा होती नहीं है, शरीर में जाती ज़रूर है लेकिन हम वापस उसको निकाल देते हैं। अब लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और अगला क्वेश्चन है केवल लैक्टिक अम्ल। आंसर इन्हीं दोनों में से एक है। तो आंसर पहले मैं बताता हूँ आपको, आंसर है लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल। और और जो सी नंबर का ऑप्शन है उसमें दोनों दिया है, तो दोनों नहीं है, आंसर है सिर्फ लैक्टिक अम्ल, तो आंसर जाएगा डी। अब क्या होता है कि जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमारे जो मसल्स है वहाँ पे लैक्टिक एसिड की जो है जमाव हो जाता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है जिस कारण से हमारा मसल पेन होता है। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू 10+2 लगभग पीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी में तो पूछा ही गया है और आने वाले समय में पीएससी में भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन, काई और पर्णांग पुनरुत्पादित कैसे होते हैं? तो जो काई वगैरह लग जाती है ये कैसे पुनरुत्पादित होते हैं? तो इसका आंसर है आपका बीजाणु निर्माण से। तो ये सब चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। तो बीजाणु निर्माण से जो है इनका हो जाता है, पुनरुत्पादित हो जाते हैं, फिर से उग जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागण इससे संबंधित होता है, मतलब ये जो पेड़ से रिलेटेड है, पेड़ से रिलेटेड, पुष्प से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो लूसेंट, आपने साइंस वाली लूसेंट देखिए, आपको बताता हूँ किस बुक से लूसेंट, मतलब कैसे पढ़ना है आपको। आप एक काम कीजिए, लूसेंट जो नॉर्मल लूसेंट है उसमें तो आपका जीके दिया ही हुआ है, उसमें भी साइंस दी हुई है, लेकिन थोड़ा साइंस के लिए आप एक ग्रीन कलर की लूसेंट ही आती है साइंस के नाम से ही, जनरल साइंस आता है लूसेंट के, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सिर्फ 3 चीज़ होता है। तो वो बुक खरीद लें, उसकी बायो को डिटेल में पढ़ें, उसमें ये सब चीज़ बहुत अच्छा दिया, उसको एक बार पूरा पढ़ ले, आप कांस्टेबल में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक। तो देखिए अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका कि उसी फूल के पराग का पराग कोश से द्विक बिंदु में अनुचित्रण। तो ये चीज़ें जो है जब आप उसकी आप डिटेल पढ़ोगे तो बहुत ईजी से समझ में आएगा। और उसका डिटेल पार्ट बायोलॉजी चल रहा है, तो बायोलॉजी में जब मैं आपको पुष्प वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ज़रूर आपको वो समझाऊंगा। तो अभी आप इसको याद रखिए कि क्या होता है कि उसी फूल के पराग का जो पराग कोश होता है, तो सब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पराग और पराग कोश में डिफरेंस वगैरह क्या है। ये चीज़ें हम उस समय देखेंगे, अभी आप इसको क्विक रिवीजन में याद रखिए। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अचारों को प्लास्टिक के पात्र या कांच की शीशियों में क्यों संग्रह किया जाता है और एल्यूमिनियम के पात्रों में क्यों नहीं रखा जाता? तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि भाई सीधी सी बात है, अचार को कांच में क्यों रखते हैं, एल्यूमिनियम में क्यों नहीं रखते? तो देखिए अचार का व्यवहार कैसा होता है, अचार होता है खट्टा, तो खट्टी चीज़ आप एल्यूमिनियम में रखोगे तो ज़रूरी है कुछ ना कुछ एसिड है उसमें, साइट्रिक एसिड है खट्टी चीज़ों में, तो वो एसिड क्या करेगा, आपका रिएक्शन कर लेगा एल्यूमिनियम से और धातु जो है गलने लगेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी जो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और मेटल के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए जो है इसको नहीं रखते। तो इसमें अपन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है डी, क्योंकि अचार में उपस्थित अम्ल के साथ एल्यूमिनियम धातु रासायनिक अभिक्रिया कर लेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पार्क की स्लाइडों को नर्म पॉलिश क्यों किया जाता है? तो देखिए जो है स्लाइड्स इन द पार्क जो होती हैं तो उनको जो है पॉलिश्ड इसलिए करके स्मूथ बनाया जाता है। देखिए किसी भी चीज़ पे पॉलिश क्यों की जाती है? चिकना बनाने के लिए। ठीक, ये समझ में आया। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या बोल रहा है, घर्षण में वृद्धि हो। अब कोई चीज़ अगर चिकनी हो रही है तो घर्षण में वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी। ठीक। अगला, तो घर्षण में कमी,
ठीक, तो घर्षण में कमी, हाँ, कोई चीज़ अगर चिकनी होगी तो घर्षण में ज़रूर कमी होगी। और ये आकर्षक दिखे, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं पॉलिश करने से कोई भी चीज़ आकर्षक दिखे, ज़रूरी नहीं, आकर्षक दिखती हैं कुछ चीज़ें लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगला, घर्षण पूरी तरह से दूर हो जाए, तो घर्षण कभी भी पूरी तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, घर्षण में कमी करने के लिए पार्क की स्लाइडों को नर्म पॉलिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल में यह घोलकर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है, यानी कि जो शुद्ध, देखिए वैसे तो जो जल है आपका वैसे ही वो इलेक्ट्रिक का वो है आपका कंडक्टर, लेकिन उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या ऐसा मिला दिया जाए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट हो पाए, बह पाए धारा, है ना? तो क्या घोल दें? वनस्पति तेल या शहद घोल दें या साधारण लवण यानी कि कॉमन सॉल्ट या चीनी घोल दें? देखिए चीनी घोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सॉल्ट अगर आप डालते हो तो सॉल्ट से ज़्यादा बिजली प्रवाहित होगी। आप इसको रियल लाइफ में आपने देखा होगा, गाँव वगैरह में ज़्यादा होता है, जब लाइट थोड़ी डिम होती है तो लोग बोलते हैं अर्थिंग में पानी के साथ नमक मिला के डाल दो। पहले क्या करते हैं, अर्थिंग जो रहती है तांबे की प्लेट, अर्थिंग जहाँ पे लगाई जाती है ज़मीन में, वहाँ पे क्या करते हैं आधा किलो नमक डाल देते हैं और ऊपर से 1 बाल्टी पानी डाल देते हैं, तो उससे बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए वोल्टेज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि धारा का प्रवाह तेज हो जाता है, तो ज़्यादा धारा आती है तो उससे वोल्टेज बढ़ जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा कॉमन सॉल्ट। देखिए रियल लाइफ के क्वेश्चन से ही आजकल रियल लाइफ में जो हो रहा है उसी से क्वेश्चन अधिकतर बनाए जा रहे हैं, इसलिए हमको टफ लगता है क्योंकि हम किताबी भाषा को पढ़ते हैं। रियल लाइफ में भी आप देखें चीज़ों को बहुत ईजिली जो है सॉर्ट आउट होने लगेंगे आपके आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चक्रवात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हम पढ़ते हैं क्या है, उच्च दाब क्षेत्र के आसपास उच्च गति हवाएं चलती हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, भारत के समुद्र तट चक्रवात के सुभेद नहीं है। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा दक्षिणावर्त होती है और उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा वामावर्त होती है। अगला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि वायु की दिशा दोनों गोलार्धों में दक्षिणावर्त होती है। तो इसका आंसर है आपका सी, कि जब चक्रवात चलता है तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा दक्षिणावर्ती होती है और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। ये हो जाएगा आपका चक्रवात के लिए सही जो है इनमें से कथन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्रोमियम को पदार्थों जैसे कार के भाग, साइकिल हैंडल, छड़ हैंडल छड़, रसोई चूल्हा एवं स्नानाघर फिटिंग के विद्युत लेपन में वीरता देने का मतलब क्या, देखिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि क्रोमियम जो है उसको ये कार, साइकिल, घर के जो फिटिंग के सामान है, चूल्हा है, गैस चूल्हा, उसमें आजकल क्यों यूज़ हो रहा है क्रोमियम? तो देखिए लोहे को क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्रोमियम का रूप चमकदार होता है, क्रोमियम की संक्षारण नहीं होता है, क्रोमियम खरोंचों को रोकती है और क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती होती है। तो देखिए क्रोमियम का क्या है, सबसे पहले तो क्रोमियम धातु एक मिश्र धातु है, ठीक? अब वो क्या होता है कि लोहे की तुलना में वो थोड़ा-सा सस्ता है और थोड़ा-सा हल्का भी हो जाता है वो, जिस कारण से इसको जो है यूज़ किया जाता है। अगर लोहे को यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा-सा हैवी वेट हो जाता है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि आपका जो है क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती धातु है। जब काँच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तब काँच द्वारा अर्जित आवेश मतलब किस रूप में कौन-सा आवेश आ जाता है? अब देखिए एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि बाल से जब हम प्लास्टिक के चीज़ को यानी कि स्केल को घिसते थे और किसी कागज़ के पास ले जाते थे तो वो चिपक जाता था। तो उस समय क्या था कि स्केल पे कौन-सा आवेश आ जाता था? तो स्केल पे आ जाता था आपका क्या? स्केल पे आ जाता था माइनस, यानी कि बाल से इलेक्ट्रॉन स्केल में आ गए तो स्केल हो गया नेगेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच किस प्रकार से आवेशित हो गया? तो जब आपने क्या किया कि कांच को रगड़ा ना, तो क्या हो गया कि कांच ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? रेशम को दे दिया। कांच ने अपना इलेक्ट्रॉन रेशम को दिया, यहाँ पे कांच के साथ उल्टा प्रक्रिया हो रहा है। वहाँ बाल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे किसको? स्केल को, लेकिन यहाँ पे कांच ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? रेशम को। तो इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चला गया रेशम में, तो रेशम रेशम पे आवेश पूछता तो वो हो जाता ऋणात्मक। लेकिन कांच ने क्या किया कि प्लस दे दिया। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए ये कांच की छड़ है, ठीक, और ये रेशम है। आपने इसको रगड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया,
ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यानी कि रेशम है, रेशम पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये नेगेटिव हो गया ना, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस आ गया। अब यहाँ से 2 चले गए तो यहाँ पे प्लस बचा ना, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, तो ये छड़ क्या हो जाएगी, छड़ हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसका आंसर होगा जो छड़ है वो धनात्मक हो जाएगी। और अगर पूछता कि रेशम पे क्या प्रभाव पड़ता, तो रेशम रेशम जो है नेगेटिव हो जाता, क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था, और एक ये पिछले पार्ट में स्केल वाला था और यहाँ पे कांच वाला है, वो प्लास्टिक का था और ये कांच है, तो याद रखिएगा इनको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है कि कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है, सीरम ग्लोबिन, सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन। तो देखिए आंसर तो सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो है लाल होता है, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ हीमोग्लोबिन में क्या है। देखिए तो हीमोग्लोबिन जो है, ये आंसर यहाँ पे हीमोग्लोबिन सही है, लेकिन हीमोग्लोबिन बनता किससे है, हीम, ठीक, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम जो है, हीम है रंजक, रंजक का मतलब पिगमेंट जो आपको कलर प्रदान करता है। तो हीम के कारण जो है हमारा ब्लड जो है रेड होता है। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो आजकल डिटेल में भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में क्या, तो हीमोग्लोबिन में हीम जो है आपको कलर प्रोवाइड करता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, याद रखिएगा ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो व्यापम ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हीम है एक पिगमेंट जो कि कलर देता है, और ग्लोबिन जो है अगर अलग अलग दे दे कि हीम ग्लोबिन हीमोग्लोबिन, तब आप हीम लगाइएगा, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन है तो हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है। अब पानी कैसा कार्य करता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या ठीक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह करता है, कैसा करता है। तो देखिए पानी तो सबसे पहले उत्तल लेंस की तरह काम करता है, दूसरा वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह भी काम करता है, जिस कारण से जो ये हमको कभी कभी बड़ा चीज़ें, बड़ी पानी के अंदर चीज़ें बड़ी भी दिखाई देती हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, उत्तल लेंस और मैग्नीफाइंग लेंस के कारण, यानी कि बी और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का, यानी कि 2014 में राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन ये आने वाले समय में जो है इसको स्टैटिक जीके भी बनाया जा सकता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है कब आया, तो 2014 में ये पारित किया गया। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं, सीधे नर्मदा लगाते हैं, आंसर नर्मदा नहीं है। मध्य प्रदेश की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, बेतवा नदी को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि कैलाश सत्यार्थी को एक बच्चा मेला 2015 में एक अनुकूल आंदोलन जो कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है एवं बहिष्कार तथा शोषण से उनकी रक्षा करता है, इस आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी की अगर बात करें तो उनको हमको शांति का नोबेल दिया गया था, और वो किस लिए दिया गया था, क्योंकि वो बच्चों को उन्होंने निःशुल्क शिक्षा दी, उनका शोषण से बचाया। तो वो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बहुत ही फेमस हुए थे। वो आंदोलन का नाम क्या था, वो था बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो था, जिसके कारण उनको कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कुवत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है। तो देखिए ये जो है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में ये मस्जिद आपकी मिलेगी। ठीक है, तो कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो देखिए कुतुब मीनार की अगर नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखवाई थी। और पूरा कार्य किसने करवाया था कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश ने बनवाया था पूरा। और बीच में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो क्षतिग्रस्त होने के बाद उसमें सुधार कार्य किसने करवाया, तो सुधार कार्य करवाया फिरोज तुगलक ने। तो ये 3 क्वेश्चन लाइन से हैं, आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, नींव रखवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा बनवाया इल्तुतमिश ने, बनवाने के बाद थोड़ा बहुत टूट गया तो उसको सुधरवाया फिरोज तुगलक ने। ठीक, याद रखिएगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक, अनाईमुड़ी आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। ठीक, कौन सी है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे वर्ल्ड की कौन सी है? तो वर्ल्ड की है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, और नेपाल में उसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश थे, उनमें से मध्य प्रदेश में कौन पैदा हुए? तो मध्य प्रदेश में जो पैदा हुए वो पैदा हुए जे.एस. वर्मा। तो जे.एस. वर्मा जो थे इनमें से मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल जो है किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो है सड़क पुल स्थित है वो है तवा। तवा नदी पे जो है सड़क पुल उपस्थित है सबसे बड़ी। तो ये एमपी की है। और अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ी थी कौन सी? महात्मा गांधी सेतु। अब लेकिन एक और नई बन गई है, मैं बता देता हूं आपको, असम में बनी हुई है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनी हुई है। लेकिन कहां से कहां तक बनी है और उस पुल का नाम क्या है वो आप हमको कमेंट में बताएंगे। जरूर बताइएगा इसको सर्च करके, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो गया है। लगभग 9 किलोमीटर लंबा वो पुल है, गांधी सेतु से भी बड़ा। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा पुल है, उसका नाम क्या है, कहां से कहां तक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो ये तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, आप सभी को याद होगा। 21 अप्रैल यानी कि सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विसेज डे के रूप में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं अगला, डिजिटल प्रणाली आमतौर पर डैश सिस्टम पर संचालित की जाती है, यानी कि डिजिटल प्रणाली की बात की जा रही है, यानी कि कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो कंप्यूटर सभी को पता होगा किस पे चलता है। देखिए ऑप्शन देखिए, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सामल। तो बाइनरी कोडिंग पे जो है आपका पूरा डिजिटल सिस्टम वर्क करता है। तो आंसर हो जाएगा बाइनरी, और बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 नंबर आता है। एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का भी पूछा जाता है कि जैसे 0 1 1 दे देगा, फिर दे देगा 5 1 1, फिर दे देगा 0 2 3, पूछेगा इनमें से बाइनरी कौन है। तो बाइनरी कौन सा हो जाएगा जिसमें 0 और 1 रहेंगे? तो 0 1 1 सिर्फ रहेगा आपका। इसमें देखिए 1 1 है लेकिन 5 है, इसमें 0 है लेकिन 2 3 है। तो ये दोनों बाइनरी नहीं होंगे, बाइनरी होगा 0 1 1। तो जिसमें 0 और 1 आते हैं वही सिर्फ बाइनरी कहलाता है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। ये लगभग 30 क्वेश्चन थे। ठीक, अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। और ये हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पा रहे होंगे, उस लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को आप देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।